कल हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ज्योग्राफी होती क्या है। तो ज्योग्राफी को बेसिकली दिया था इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने बताया था कि ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफीन। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफीन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, है ना। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। लेकिन ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, ज्योग्राफी इससे कहीं जाता है। तो ज्योग्राफी की फिर हमने एक बड़ी डेफिनेशन लिखी थी। इट इज अ मल्टीफेसेटेड डिसिप्लिन which involves the interrelationships and interrelationships of the multiple layers of the earth and outside layers of the earth. Then इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे ऑप्शंस भी हमें देती है। फर्दर इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस डिफरेंट डाटाज और उसको फिर हमें हेल्प करती है इन मेकिंग अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के ही पार्ट हो जाएंगे। तो उन सबको मिलाकर के हमने पढ़ा था कि दिस इज ज्योग्राफी। फिर हमने ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, ज्योग्राफी का अप्रोचेस पढ़े थे, उसका इवोल्यूशन पढ़ा था। इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि द ग्रीक स्कॉलर्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्कॉलर्स और द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रीस, है ना। वहां से ग्रीक स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। और सबसे प्रोमिनेंट या पहले अगर हम देखें जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, हेरोडोटस हमने पढ़ा था, हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो उसने बेसिकली शुरुआत में हिस्ट्री को पढ़ना, वो ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद इरेटोस्थेनीज आए वहीं से, और उसके बाद फिर वो फर्दर बाकी जगहों पे भी फैली, बाकी वर्ल्ड में भी पूरे ज्योग्राफी चली गई। और जब वर्ल्ड में गई तो उसके बाद फिर हम इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो 3 अलग अलग फेजेस में हमने ज्योग्राफी को पढ़ा। 1400 टू 1800 हमने पढ़ा था। 1400 टू 1800 वाज द एज ऑफ डिस्कवरी, जहां पर लोग ढूंढने निकल गए कि एक्चुअल में कहां पर क्या चीज हमें देख के आना चाहिए। तो वो एक्सप्लोरेशन पे निकल गए। और उसी टाइम पे हमें दिखाई देंगे वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे एग्जांपल्स, जो अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करते हुए गए और जाकर के उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कहां पर क्या है। लेकिन उस टाइम पे ज्योग्राफी वाज लिमिटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट एंड वेयर, कि क्या चीज है और कहां है। वाई पे अभी नहीं जाना है। उन्होंने अभी तक ये सोचना नहीं शुरू किया है बारिश हो रही तो क्यों हो रही है। उन्होंने बस देखा कि यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, मैप लाओ, उस पे वहां पर माउंटेन दिखा दो। तो वहां पर मैप मेकिंग चल रही है, लेकिन मैप मेकिंग में सिर्फ व्हाट एंड वेयर पे है, उससे ज्यादा वो नहीं जा रहे हैं। तो एज ऑफ डिस्कवरी थी। देन 1800 टू 1950 वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स हैं, वो आएंगे और अलग अलग टेक्निक्स को डेवलप करेंगे। जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, कार्ल रिटर। ठीक है ना। तो इस टाइप के ज्योग्राफर्स हैं जो 1800 टू 1950 के बीच में आएंगे और अलग अलग अप्रोचेस देंगे हमें ज्योग्राफी को स्टडी करने की, अलग अलग टेक्निक्स देंगे कि ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। देन 1950 के बाद से हम इसको तीसरे लेवल पे या तीसरे फेज पे लेके जाते हैं, जहां पर हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जहां पर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। टूल्स कैसे? स्टैटिस्टिक्स आ चुकी है कि कैसे उसको यूज करना है। अभी ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए वी रिक्वायर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटास, और उसको एनालाइज करना पड़ता है। उसके एनालिसिस के लिए वी रिक्वायर टूल्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को जोड़ा गया विद द ज्योग्राफी, और उसके बाद इतने बड़े डाटा को हमने एनालाइज करना शुरू किया, जिसकी वजह से ज्योग्राफी फ्यूचरिस्टिक हो गई, यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगी, एनालाइज करने लगी, और उसके बाद बताने लगी कि 2 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, ये जो रिवर जा रहा है इसका रास्ता यही रहेगा कि बाद में चेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दी ज्योग्राफी बिकेम फ्यूचरिस्टिक। ठीक है ना। जो पहले सिर्फ व्हाट एंड वेयर तक थी वो वाई पे आ गई, वो फ्यूचर बताने लग गई। जैसे आज के टाइम पे हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो वो फ्यूचर है। तो इसमें फिर हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो इसकी अप्रोचेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज यहाँ डेवलप होती हुई दिखाई देंगी ज्योग्राफी को स्टडी करने की, जिसमें 2 नाम आपको अभी जो मैंने बताए, एक तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरा कार्ल रिटर। ये 2 अलग अलग अप्रोचेस डेवलप करेंगे। हम्बोल्ट डेवलप करेगा दी कौन सी? सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है कि चीजों को, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम को स्टडी करो। जैसे रेनफॉल है, रेनफॉल स्टडी करो, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को स्टडी करो और उसके आधार पर प्रिंसिपल्स को डेवलप करो। और दूसरी थी रीजनल अप्रोच, जो दी गई थी कार्ल रिटर के द्वारा। रीजनल अप्रोच में उसने बोला कि हमें रीजन को स्टडी करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को छोड़ करके रीजन के हिसाब से हमें स्टडी करना चाहिए। एक रीजन में क्या क्या कंपोनेंट है उनकी कंबाइंड स्टडी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 2 मेजर अप्रोचेस थी। देन उसके बाद फिर हमने मल्टीपल सोशल साइंसेज के साथ ज्योग्राफी को कनेक्ट करके देखा।
कि कैसे बाकी जो सोशल साइंस है वो कैसे ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। तो हमने देखा जियोलॉजी को जब जोड़ा तो जियोमॉर्फोलॉजी बन गई, जियोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ जोड़ा, फिजिक्स वगैरह को जोड़ा तो ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये कई सारी ब्रांचेस डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। मैथमेटिक्स को जोड़ा और इन सबको जोड़ा तो क्या आएगा, मैथमेटिक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मैप मेकिंग और कार्टोग्राफी हमारी इजी हो जाएगी। हमारे टूल्स और टेक्निक्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जीआईएस जिसमें से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। देन ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम हमारी एक टेक्निक है। मैप मेकिंग की बड़ी एडवांस टेक्निक आ गई आज के टाइम पे, रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, वो मैप मेकिंग की एडवांस टेक्निक है। तो इस टाइप से हमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी। और ब्रांचेस की अगर हम बात करें, जो हमारी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक अप्रोच का पार्ट है, जिसके अंदर एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी आएगा, एक ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, एक बायो जियोग्राफी आएगा, ठीक है, और एक टूल्स एंड टेक्निक आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 4 अलग अलग अप्रोचेस उसमें दिखाई देंगी, 4 तरीके से हम पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अलग अलग उसके टाइप हो सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, ठीक है, देन आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, ये सारा उसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने लास्ट में कुछ जीपीएस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज वन ऑफ द टेक्निक्स अंडर ज्योग्राफी विच वी स्टडी। तो उसी के अंदर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आया था या फिर ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अलग अलग देशों ने अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। तो हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड में है सबसे पहले ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप करने वाला कौन सा था, यूएसए था। उसके बाद रशिया ग्लोनास आ गया, देन यूरोप का आ जाएगा क्या, गैलीलियो, देन चाइना का बेडू। ये बेसिकली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो अलग अलग देश के हैं, ठीक है। आपका जीपीएस, ग्लोनास, देन उसके बाद गैलीलियो और बेडू, ये है ग्लोबल। फिर उसके अलावा कुछ देशों ने रीजनल भी डेवलप किए हुए हैं, जिनमें से एक इंडिया है। इंडिया ने डेवलप किया है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम नाविक भी बोल देते हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो IRNSS और नाविक एक ही नाम है, दोनों सेम है। और उसके बाद फिर हमने एक जापान का पढ़ा था रीजनल सिस्टम, दैट इज QZSS, क्वाज़ी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो वो भी एक रीजनल सिस्टम है। ये पूछ चुके ऑलरेडी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल सिस्टम। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के अंदर। रीजनल में क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर रीजन का है। तो IRNSS के बारे में हमने पढ़ा था, IRNSS जिसमें इंडिया और इंडिया से बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक की सैटेलाइट हमने किया हुआ, तो वो बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं। फिर जीपीएस के अंदर हमने पढ़ा था एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड इज 24, और एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी एक पॉइंट के ऊपर 4 सैटेलाइट मिनिमम होनी चाहिए, जो 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, ठीक है। क्या क्या है 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, द लॉन्गिट्यूड, द लैटिट्यूड, द अल्टीट्यूड एंड द टाइम, ठीक है। तो इसीलिए एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहां पर हूं, मेरे को मेजर करना है, तो एटलीस्ट 4 अलग अलग सैटेलाइट मुझे स्टडी कर रही हो, तब जाकर के मेरी पर्टिकुलर पोजीशन किस टाइम पे मैं कहां हूं वो बता पाएगी, नहीं तो बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल मतलब ओवरऑल जो पढ़ा था ये उसकी समरी है। और उसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है, द यूनिवर्स। यूनिवर्स से शुरू करना है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जैसे बताया था कि शुरू की 1-2 क्लासेस तो बड़ी फैक्चुअल होने वाली है, उनमें समझने वाला थोड़ा कम है और फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए 1-2 क्लासेस थोड़ी ज्योग्राफी की बोर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब साइंस आएगी थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो नींद कम आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो तब तक द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स क्या हो सकता है, बताओ। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स, बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स, उसमें एग्जांपल लिख लो, द प्लेनेट, द गैलेक्सी, द मैटर, ठीक है ना। कोई भी चीज जो है, मैटर हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है ना, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स, ठीक है ना। और वैसे अगर हम देखें तो ज्योग्राफी को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वास्ट एंड इनफाइनाइट स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स, वास्ट एंड इनफाइनाइट स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स एटसेट्रा, ठीक है।
तो ये हमारा इसके हिसाब से हो जाएगा। हमें बेसिकली जब यूनिवर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है। और मेजरली हमें 3 अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो 3 थ्योरीज के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि मतलब ओरिजिन हुआ कैसे, ठीक है। जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ के ओरिजिन की स्टोरी, वो जो थ्योरीज है वहां पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ यहां पर बेसिकली हम 3 बेसिक थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे फेमस है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। सेकंड स्टडी स्टेट थ्योरी, एक टाइम पे बड़ी फेमस थी लेकिन आज के टाइम पे इसे थोड़ा सा मना कर दिया गया है। क्यों किया गया है बात करेंगे इसके बारे में। एंड लास्ट इज पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है। लास्ट इज पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी लिख लेना, दिस इज पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। क्या है तीनों, पहले तो एक एक करके बात करते हैं कि व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। फिर लिख लेना इनके बारे में, पहले एक बार इनके बारे में सुन लो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है जैसे हम आज देखते हैं इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में यहां पर कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नो स्पेस, देयर वॉज नो टाइम, सिर्फ एक पिन की जो पॉइंट होता है ना उससे भी छोटा सा एक बबल होता था, एक बिल्कुल एक पिन पॉइंट होता था, ठीक है ना। दैट वॉज हैविंग द इनफाइनाइट ग्रेविटी, इनफाइनाइट मास, इसी के अंदर था, एक छोटे से पॉइंट के अंदर समाया हुआ था। अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन में विद इन सेकेंड्स, मतलब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ नेक्स्ट टाइम हमने देखा यहाँ पर एक यूनिवर्स आ गया, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी भी, जो सबसे ज्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो दिस इज बिग बैंग थ्योरी। तो एक बहुत मतलब एक बिल्कुल पिन पॉइंट था, उस टाइम पे कुछ नहीं था यूनिवर्स में, यूनिवर्स नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक पॉइंट होता था और वो अचानक से ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद यहाँ पर अचानक से यूनिवर्स प्रकट हो गया, ठीक है। और उसके बाद दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली सिंस देन। उसके बाद से क्योंकि वो एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन की वजह से सब फैल गया और वो आज तक भी फैलता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हम देखेंगे हुई थी फ्रॉम दी एक्सपेंडिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स से, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक एक्सपेंडिंग थ्योरी आई थी, उससे शुरुआत हुई है और उसके बाद आज तक हम देखेंगे कि यूनिवर्स आज भी फैलता जा रहा है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जब हम लिखेंगे तब उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे रेड शिफ्ट आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है ना। रेड शिफ्ट इज एन एविडेंस टू दी एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, डॉपलर इफेक्ट जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ने कहा कि भाई ये तो बकवास है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हो क्या रहा है, ये बोलता है कि जैसे ये 2 कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज एक्सपेंडिंग, हर एक चीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन इसने बोला कि डेंसिटी विल रिमेन सेम। कोई जैसे एक बॉक्स है, यहां पर अगर कुछ चीजें बन गई हैं तो ये एज इट इज रहेंगी, ये कहीं इसमें कोई स्पेस चेंज नहीं हो रहा, बस कुछ नई चीजें आकर के इसमें एड ऑन हो रही हैं, नई चीजें आकर के एड ऑन हो रही हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। किसने बोला कि इनकी स्टेट है वो स्टेडी रहती है, वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इनकी डेंसिटी सेम रहने वाली, उनके बीच का जो प्लेस है, उनके बीच का जो स्पेस है वो सेम रहता है हमेशा, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि हमें एक्सपेंशन के प्रूफ बहुत ज्यादा मिल गए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम इसको अब नहीं मानते, ठीक है। देन लास्ट इज पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि जैसे पल्स होती है ना, एक बार मतलब पूरा ब्लिंक करेगी, फिर वापस आएगी, ब्लिंक करेगी, वापस आएगी, बोले यूनिवर्स भी ऐसे ही है। यूनिवर्स भी अभी जैसे बिग बैंग थ्योरी बोल रही है कि एक्सपेंशन चल रहा है, तो पल्सेटिंग का एक पार्ट है,
उसने बोला कि एक बार ये यूनिवर्स जो है पूरा एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड हो जाएगा फिर से वापस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और फिर ब्लास्ट होगा, फिर एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज पल्सेटिंग थ्योरी। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो यूनिवर्स के बारे में दी जाती है। तो यूनिवर्स बोला इस तरीके से साइकिल में चलता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर ये साइक्लिक थ्योरी चलती रहेगी, और इसी तरीके से यूनिवर्स एक बार एक्सपेंड होता रहेगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। ये तीन अलग अलग थ्योरीज हैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लो। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी। मैं जो मेन पॉइंट है वही लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा सा इसमें लिखना नहीं है। सबसे पहले इसमें लिखो द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस was given by Edwin Hubble. Was given by Edwin Hubble. सबसे पहले इसने बताया था कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। देन उसके बाद हमारा जॉर्ज लेमेटर, he gave the Big Bang theory. He proposed the Big Bang theory. ठीक है ना, जॉर्ज लेमेटर proposed the Big Bang theory. अब थ्योरी के बारे में कुछ एक दो लाइनें लिख लो। 13.7 बिलियन ईयर अगो, क्या लिखेंगे उसे, नहीं यूनिवर्स के बारे में लिखना चाह रहा हूं, लिख लो देयर वॉज अ पॉइंट कॉल्ड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को बॉक्स में रख लेना क्योंकि इसके बारे में लिखनी है एक दो लाइनें, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्या है उसके बारे में लिखेंगे। देयर वॉज अ पॉइंट कॉल्ड सिंगुलैरिटी विच एक्सप्लोडेड and converted into today's universe। जो आज यूनिवर्स है उसमें बदल गया, which is still expanding, which is still expanding, ठीक है। अब सिंगुलैरिटी के बारे में लिख लो। सिंगुलैरिटी क्या है, जो मैंने बताया एक्सप्लोजन से पहले का जो पॉइंट था, पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट के अंदर समाया हुआ था, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को बिफोर द एक्सप्लोजन, तो उस टाइम पे यहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था, उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम सिंगुलैरिटी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन से जस्ट पहले का जो मोमेंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लो सिंगुलैरिटी के आगे द मोमेंट जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन when the whole universe was contracted, जहां लिखना बचा वहीं रोक देना क्योंकि फिर मैं पीछे से मुझे दोबारा सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। was contracted in a single point of infinite gravity and infinite mass without any space is known as singularity, ठीक है।
एक छोटा सा पॉइंट होता था और इनफाइनाइट ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से वो सब एक छोटे से पॉइंट में कॉन्ट्रैक्टेड है, और इनफाइनाइट मास हो गया उस छोटे से पॉइंट का, कोई स्पेस नहीं उस टाइम पे, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज सिंगुलैरिटी, उस मोमेंट को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और वही सिंगुलैरिटी के टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ दैट कन्वर्टेड दिस पॉइंट इनटू अ यूनिवर्स, और जो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। मतलब जैसे ही एक्सपेंड हुआ विद इन द 3 मिनट्स, फर्स्ट 3 मिनट फर्स्ट एटम स्टार्टेड बिल्डिंग अप, है ना। पहला एटम जो बना था वो पहले ही तीसरे मिनट में ही, जब एक्सप्लोजन हुआ, माना जाता है कि तीसरे मिनट से ही हमारे एटम वगैरह बनने उस टाइम पे लग गए थे, ठीक है। तो दिस इज द बिग बैंग थ्योरी। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्लियर है। नेक्स्ट लिख लो स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या? हाँ, एविडेंस लिख लो इसके, यस एविडेंस। रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट क्या है? क्या रेड शिफ्ट क्या है? उसमें रेड शिफ्ट का क्या मीनिंग है? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट होता है, जैसे ये बोलता है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के कभी भी नजदीक जाती है तो हमेशा जो फ्रीक्वेंसीज और वेव्स हैं वो चेंज होती हुई मिलती हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक मटेरियल है, कुछ भी है, और यहाँ से अगर किसी बॉडी को इसके पास अप्रोच कराएंगे तो इसकी जो बॉडी और फ्रीक्वेंसी है ये सेम नहीं रहेगी, ये हमेशा हर स्टेट पे आपको चेंज मिलेगी, और वो चेंज फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ही बताएगा कि हम इसके कितना दूर जा रहे हैं और कितना नजदीक जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, विबग्योर सबने पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। तो इन्होंने बोला जैसे हमारा एक जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी बनाया है, उससे पहले एक हबल टेलीस्कोप होता था, ठीक है ना। हबल टेलीस्कोप था, उसकी जगह पे हमने क्या शिफ्ट किया हुआ है? जेम्स वेब पे, अभी 2021 में, है ना। उसकी जगह पे हमने लॉन्च किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो बेसिकली यूनिवर्स के ओरिजिन के ऊपर स्टडी कर रहा है, मतलब जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ओरिजिन के बारे में जान पाए। तो उसी ने रेड शिफ्ट बताया। रेड शिफ्ट क्या है कि जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, जो जो हमारे पास नई लाइट आती जा रही है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द रेड लाइट। शिफ्ट किधर हो रही है? टुवर्ड्स द रेड लाइट। और रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है, यानी हमारी ब्लू लाइट खत्म होती जा रही है, रेड लाइट आती जा रही है। दैट मींस शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगी, लॉन्ग वेवलेंथ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। यानी अब जो हमारी जो लाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, यानी अब जो हमारा यूनिवर्स है वो और ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, तभी वो लाइट इतनी दूर से आती हुई दिखाई देगी ना, यानी लाइट जो है वो रेड की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो ये हमें बताता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। जब हमने स्पेक्ट्रम में स्टडी किया तो कहीं ना कहीं जो लाइट्स आ रही हैं दूर से, दोज लाइट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड लाइट, है ना। तो रेड स्पेक्ट्रम की तरफ हमें शिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी, जो हमें बताएंगी कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो रेड शिफ्ट जो है, दिस वाज एन एविडेंस गिवन फॉर द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, क्लियर है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, वो उसमें वो वेवलेंथ के ऊपर ही था, ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो स्टेडी स्टेट theory. It was given by Hermann Bondi, Thomas Gold, 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 and Fred Hoyle.
फ्रेड होयले, ठीक है। ईयर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ईयर आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, तो इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ उनको, ठीक है। फ्रेड होयले, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट this space between the celestial bodies remains same and therefore no expansion is happening. And therefore no expansion is happening, ठीक है। तो बिग बैंग है कि एक पॉइंट था और पॉइंट एकदम से एक्सप्लोड हुआ और फिर से पूरा यूनिवर्स बन गया, ठीक है। एंड दिस इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कहता है कि यहाँ पर जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है दिस विल रिमेन सेम, बस वो नई चीजें वो आकर के ऐड होती चली जाएंगी। एंड दिस इज बिग बैंग, कि दोनों के बीच में डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है। दैट मीन्स कि ये जो है एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, स्पेस जो है एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर बनाना चाहो तो इस तरह का कुछ सिमिलर सा पैटर्न आप बना सकते हो ताकि वो बाद में समझने में आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो मैटर इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड एज द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। ये लाइन उसमें आप ऐड कर सकते हो कि जैसे जैसे मतलब यूनिवर्स बड़ा होता जाएगा तो नया मैटर आकर के ऐड हो रहा है, यही चीजें नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो न्यू मैटर इज एडिंग टू द यूनिवर्स। Next is pulsating universe theory that was given by Alan Sanders. That was proposed by Alan Sanders. Pulsating universe theory. बिग बैंग थी, नीचे वाली बिग बैंग थी जो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। ये देखो ना, इनके बीच में पहले क्लोजली यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, ये इतना ही रहा है, कोई नया मैटर यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्स एक्सपेंड जो हो रहा है, एक्सपेंशन के साथ नया मैटर क्रिएट हो रहा है, वो मैटर जो है वो वहीं रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, यानी डेंसिटी विल रिमेन सेम। यहाँ डेंसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। ठीक है, वैसे सिंपल शब्दों में अगर देखो तो पानी उबलने के साथ इवेपोरेशन होगा, तो ये बोलता है कि इवेपोरेशन नहीं होगा, पानी का पानी ही रहेगा, वो सेम डेंसिटी रहेगी। ये बोलेगा नहीं, इवेपोरेशन हो जाएगा और डेंसिटी इस तरीके से आपको वीक होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। एलन सैंडर्स, दिस pulsating universe theory was proposed by Alan Sanders. This theory states that universe is contracting and expanding in a cycle. Universe is expanding and contracting in a cycle. ठीक है, तो बेसिक ओरिजिन जो हमारा यूनिवर्स का हुआ है, तो उसके लिए जो मेजर जो थ्योरीज हैं वो ये है। हालांकि बहुत सारी हैं थ्योरीज तो, लेकिन हमें जो मेजर थ्योरीज हैं वो पढ़नी है, वो यही हैं तीन, ठीक है। उसके अलावा भी हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं है अभी फिलहाल।
नेक्स्ट जब हम यूनिवर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स में तो सबसे पहले तो हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम डाउन आते चले जाएंगे और सोलर सिस्टम और उसके बाद अर्थ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज, फिर स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, ये सब पढ़ करके फिर हम सोलर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द सेलेस्टियल बॉडीज। क्या होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज? हेवनली बॉडीज भी हम इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, दैट इज हेवनली बॉडीज, ठीक है। इसको हम हेवनली बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। लिख लो इसके बारे में एक लाइन। तो एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट in the universe, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है वो सेलेस्टियल बॉडी है। एग्जांपल आप लिख लो, स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉइड एटसेट्रा। तो दीज ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। इन जनरल जब हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज, अगर हम उसको अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्स में कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो उसे हम सेलेस्टियल बॉडी बोल देंगे, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी में एग्जाम्पल हमने कुछ पढ़े, दैट इज स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड। तो क्या है ये स्टार? क्या है? व्हाट इज स्टार? ठीक है ना। तो स्टार के बारे में एक लाइन लिख लो, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार वो होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है, जैसे एग्जांपल सन, ठीक है ना, एग्जांपल इज सन। प्लैनेट, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव एनी हीट एंड लाइट but are rotating around the star या sun लिख लो, ठीक है, in a particular orbit, rotating around the star या sun in a particular orbit. Asteroid, हाँ इसका लिख लो, the rocky substance, ये एस्टेरॉइड के बारे में लिख लो, द रॉकी सब्सटेंस लेस देन 1000 किलोमीटर डायमीटर। रॉकी सब्सटेंस लेस देन 1000 किलोमीटर डायमीटर, रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार। 1000 किलोमीटर diameter and revolving around a star are known as asteroid. प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट्स हैं, कर जाते हैं, तब उस टाइम पे हम उनको मेटेराइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट से निकल जाएं तो उस टाइम पे फिर हम उन्हें मेटेराइड्स बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, मून तो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है, तो एनी बॉडी या फिर एनी सेलेस्टियल बॉडी दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट में हम पढ़ेंगे, जब हम मून पढ़ रहे होंगे तब हम उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहेगा दैट इज गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सी है ना, स्टार का ग्रुप हम उसमें बोल देते हैं, लेकिन स्टार का ग्रुप तो कॉन्स्टेलेशन भी होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्टार का जो बेसिकली एक सिस्टम बन जाता है, इसके अंदर और भी सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट भी होती है, गैस भी होती है, सारे होते हैं, ठीक है। तो लिख लो, अ सिस्टम ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर
by natural gravitation, mutual gravitation, not natural, a system of stars held together by mutual gravitation, and the stellar remnants क्या होते हैं स्टेलर रेमिनेंट्स? स्टार के बचे हुए टुकड़े, ठीक है ना। एंड कॉमा इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब क्या हुआ? स्टार्स के बीच में जो भी स्पेस है, ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस, गैस, डस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जहां पर ये सारी चीजें एक साथ एक ग्रुप में है तो वो क्या हो जाएगा? गैलेक्सीज हो जाएगा। गैलेक्सीज को जनरली मेजरली अगर हम देखें तो 3 अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, है ना, सॉरी शेप, कि किस शेप में है उसके हिसाब से हम उनको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन जो हमारी है दैट इज स्पाइरल, एक होती है एलिप्टिकल और एक होती है जिसका कोई शेप नहीं है, रेगुलर, ठीक है ना। तो मेजरली गैलेक्सीज कैन बी डिवाइडेड इनटू, या फिर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पाइरल, देन एलिप्टिकल, और उसके बाद, ठीक है। स्पाइरल की अगर हम बात करेंगे तो स्पाइरल कैसी होगी? जैसे वो चक्री घूमती है ना, हाँ, जलेबी जो होती है लगभग उसी टाइप में, कि यहाँ पर एक सेंटर में एक बल्ज होगा, सेंटर में पूरा एक मतलब जो डस्ट है वो पूरा इकट्ठा हो रखा है, वहां बल्ज क्रिएट हो जाएगा। देन ये रोटेट कर रही है तो इस टाइप से इसकी आर्म्स वगैरह निकली हुई दिखाई देंगी, तो दिस इज स्पाइरल, ठीक है ना। इस टाइप की जो गैलेक्सीज हो रही हैं दीज आर स्पाइरल। एग्जांपल में आप लिख लो हमारी खुद की मिल्की वे, वो स्पाइरल गैलेक्सी। जहां पर क्लोजली रिलेटेड स्टार्स हैं तो वो एक बेसिकली उसमें आ जाएगा। जब ये लगेगा कि नहीं वो एक ग्रुप का हिस्सा सा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लिमिट उसमें वो मतलब उसको बोल देंगे कि ये हमारे पार्ट नहीं, ठीक है। तो ऐसे रहता है, ठीक है। गैलेक्सी हो गया, स्पाइरल हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट इज एलिप्टिकल। एलिप्टिकल की शेप कैसे होगी? जैसे लगभग इस टाइप से, ठीक है ना, पूरा सर्कुलर ना होकर के थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाती साइड से, ठीक है। तो दिस इज एलिप्टिकल। और उसके बाद इसका कोई एग्जांपल एलिप्टिकल का, वैसे जैसे कई सारी गैलेक्सीज हैं उनका नाम मोजियर से बेसिकली रखा जाता है, ठीक है। जैसे स्पाइरल में हमने एक एग्जांपल पढ़ा मिल्की वे, उसके अलावा एक और एग्जांपल इसमें लिख लो दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड्रोमेडा। स्पाइरल में एंड्रोमेडा, और एंड्रोमेडा के आगे लिख लेना ब्रैकेट में दिस इज द नेक्स्ट नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी, और स्पाइरल में, ठीक है ना, हमारे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट में आ जाएगी। और इसी को हम कहेंगे मैसियर, सॉरी इसी का दूसरा नाम है मैसियर 31, इसी को ही बोलते हैं मैसियर 31, ठीक है। और एलिप्टिकल का एग्जांपल लिख लो मैसियर 89, सॉरी 90 नहीं, 89, मैसियर 89, ठीक है। तो वो एलिप्टिकल हो जाएगी। और उसके बाद इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। एलिप्टिकल लिख रहे हो इसमें लिख लो, बेसिकली इन दोनों में अगर हम बात करें स्पाइरल और एलिप्टिकल में, ये थोड़ी सी ओल्डर होती है ना, ये थोड़ी सी पुरानी होती है। स्पाइरल है घूम घूम के एलिप्टिकल शेप ले लेती है लास्ट में, ठीक है। तो दिस बिकम्स ओल्डर। तो नई और पुरानी में फर्क कैसे पता लगता है? जहां पर नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा है तो वो नई है, यूथफुल स्टेज में है। जहां पर अमाउंट ऑफ गैस रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
वो ओल्ड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द गैस इज अमाउंट ऑफ गैस इज लो, है ना। तो ओल्डर स्टार विद फ्यूअर गैसेस, ओल्डर स्टार विद लेस गैसेस या फ्यूअर गैसेस, ये इसी का दूसरा नाम है एंड्रोमेडा का, ठीक है। तो ओल्डर स्टार विद फ्यूअर गैसेस, ये हमारा एलिप्टिकल है। इर्रेगुलर जिसने अभी तो कोई फॉर्म नहीं लिया, वो बनने लग रही है अभी, तो उसके अंदर गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेना मोर गैस एंड डस्ट इन अ यूथफुल स्टेज विदाउट एनी शेप, more gas and dust in a youthful stage and without any shape, ठीक है। ये रेगुलर हो जाएगी, इसका कोई मतलब रेगुलर सा शेप नहीं है, अब ये बनने लग रही है। उसके बाद धीरे धीरे बनेगी, ग्रेविटेशन फोर्स काम करने लगेगी, तब उसके बाद क्या होगा, घूमने लगेगी, स्पाइरल बन जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, एलिप्टिकल हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एज से भी हम पता लगा सकते हैं उसका। देन उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा दैट इज गैलेक्सी के अंदर ही लिख लो। गैलेक्सी के अंदर जब हम इसके ऊपर मिल्की वे का अंदर लिख लो, हमारा जो सोलर सिस्टम है दैट इज अंडर द मिल्की वे। कहीं लिखा है, लिखा नहीं इसमें। मैगेलन क्लाउड, इर्रेगुलर का एग्जांपल लिख लो, मैगेलन क्लाउड। मैगेलन क्लाउड, ठीक है, ये एग्जांपल है। ये पल्सेटिंग वाला है, ठीक है। पल्सेटिंग में जैसे एक बार एक्सपेंड होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस टाइप से काम करता है। ये बेसिकली मिल्की वे किस टाइप से है, तो मिल्की वे की अलग अलग आर्म्स हैं, जो ये बेसिकली ये स्पाइरल उसमें है, तो अलग अलग आर्म्स है। हमारे काम की जो दो आर्म है दैट इज सेगिटेरियस और पर्सियस। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इन दो आर्म्स के बीच में है, ठीक है। यहां पर एक अलग से एक छोटी सी आर्म निकली हुई है जिसको हम एक्स्ट्रा स्पर भी कह देते हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ओरियन आर्म, दैट इज नोन एज ओरियन। तो लिख लेना सोलर सिस्टम की पोजीशन हमारे मिल्की वे में कहां पर है। तो इट इज बिटवीन कौन कौन सा है, सेगिटेरियस एंड पर्सियस आर्म, सेगिटेरियस आर्म और पर्सियस आर्म, इन दोनों के बीच में यहां पर ये दिखा रहा है दिस इज सन, ठीक है। तो ये आपकी सेगिटेरियस आर्म हो गई और इसके आगे दिस इज पर्सियस आर्म, इन दोनों के बीच में इट इज सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के लिए देयर इज अ डिफरेंट आर्म, यहां पर आपको एक छोटी सी आर्म यहां दिखाई देगी एंड दिस इज नोन एज द ओरियन आर्म। अलग है ना, ये अलग से एक्स्ट्रा स्पर है इसका, ठीक है। ये यहां आपको दिखाई देगा, ये अलग ही स्पर निकला हुआ, ये अलग से इतना सा, ठीक है। ये सेगिटेरियस और पर्सियस के बीच में। तो हमारा जो अर्थ है दैट इज इन दी ओरियन आर्म, लिख लेना इसको, ये लिखा हुआ है लोकल स्पर, ठीक है ना। ये लोकल स्पर अलग से है, उसका किसी का पार्ट, ठीक है। कौन सी आर्म के बीच में, सेगिटेरियस और पर्सियस के बीच में लोकल स्पर है, दैट इज ओरियन आर्म, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। गैलेक्सीज के बारे में इतना ही है, गैलेक्सीज के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इतना ही है जो हमें पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी के लिए हमें वही नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह पता होनी चाहिए। नेबुलर हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, जब हम वो पढ़ रहे होंगे तब हमें नेबुलर हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज स्टार्स। स्टार्स क्या हैं, ठीक है, लिख लो। ह्यूज बॉडीज ऑफ ग्लोइंग गैसेस, ह्यूज बॉडी ऑफ ग्लोइंग गैसेस that have their own heat and light, huge body of mainly gases ही होते हैं इसमें, ठीक है ना, और वहीं पर फ्यूजन और फिशन प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से वो एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है।
gas, glowing gases huge body of glowing gases that have their own light and heat. ठीक है, कुछ दो तीन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सन. ठीक है. नेक्स्ट, नियरेस्ट स्टार टू द सन या फिर नेक्स्ट टू द सन. सन के अलावा अर्थ के पास कौन सा है सबसे नियरेस्ट स्टार? नियरेस्ट स्टार टू द सन लगा लो, वो एक ही बात है. अर्थ के भी सबसे नजदीक हो जाएगा अदर देन द सन. प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो अलग है. ठीक है ना, वो तो नए नए मिलते रहते हैं. ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है. नेक्स्ट लिख लो, ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. सीरियस. ठीक है ना, तो कई बार इसको इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राइटर देन द सन. है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार. नहीं, सोलर सिस्टम में तो बस सन एक ही स्टार है ना. एक स्टार का एक सोलर सिस्टम होता है ना. कई सोलर सिस्टम में हो सकता है 2 स्टार भी मिल जाएं, लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक ही स्टार है. वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, अलग है वो भी. ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार है. ठीक है, तो सोलर सिस्टम में एक फैमिली है 8 लोगों की, उसका एक ही स्टार है. ठीक है, दैट इज सन. तो सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार जो नाइट में हमें दिखाई देता है. ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो स्टार के रिलेटेड हमें पता होने चाहिए. ठीक है, पेपर था आज. ठीक है, नेक्स्ट लिख लो. स्टार के बारे में इतना ही है, ज्यादा नहीं है. स्टार के बारे में फॉर्मेशन बेसिकली हमें करना है अभी, तो कि इनका जो एक जब हम फॉर्मेशन होता है ना स्टार, तो इसका एक इवोल्यूशन है. वो इवोल्यूशन किस तरीके से वो हमें पढ़ना है अभी. लेकिन उससे पहले कॉन्स्टेलेशन लिख लो. एक कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार. किससे? बहुत सारे दिखते हैं रात को. नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है. हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं, वो यूनिवर्स का पार्ट है. ठीक है, वो यूनिवर्स का पार्ट है, वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है स्टार्स. ठीक है, क्योंकि इतना नजदीक नहीं है. सोलर सिस्टम का जो रेंज है उसके बाहर है वो सारी चीजें. दिखते हैं हमें. ठीक है ना, ये लगाओ कि मतलब सन तो उनके साइज के हिसाब से कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं. डिपेंड करता है एक तो एज के ऊपर और दूसरा डिस्टेंस के ऊपर. है ना, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कलर, एक एज और दूसरा डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप. ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप. जब से आसमान में देखते हैं तो कई सारे जो स्टार हैं वो हमेशा एक शेप के अंदर दिखाई देते हैं, हमेशा उसी पैटर्न में दिखाई देते हैं हमेशा. तो उनको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं. जैसे सप्तऋषि हमने पढ़ा. सप्तऋषि आपको हमेशा ये चम्मच की शेप में दिखाई देता है, ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है. ठीक है, ये सप्तऋषि. सप्तऋषि मतलब अपने आप में अलग नहीं है. दिस इज पार्ट ऑफ ए मेजर कॉन्स्टेलेशन जिसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर. जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं. तो इसका एग्जांपल आप उर्सा मेजर लिख लेना. कॉन्स्टेलेशन में ये बेसिकली अलग अलग आपको दिखाई देंगे. ठीक है, अलग अलग आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई देंगे
और जो सप्तऋषि हमने पढ़ा, सप्तऋषि इज पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको एक अलग से आपको सप्तऋषि दिखाई देगा। ठीक है, तो एक वो मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है सप्तऋषि। ठीक है, उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर। अब लिखो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। जब हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो होता क्या है, पहले एक पूरा मतलब क्लाउड होता है गैसेस का और डस्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वहां पर बेसिकली हीट और लाइट प्रोड्यूस होना शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं स्टार बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस यही कहती है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसका भी फॉर्म पढ़ेंगे तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ए नेबुलर स्टार। सबसे पहले क्या बनेगा, नेबुलर स्टार बनेगा। नेबुलर स्टार कुछ नहीं है, बस आपका क्लाउड और क्लाउड है ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट। ये कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी नोन एज प्रोटोस्टार। इससे क्या बनेगा, प्रोटोस्टार बनेगा। प्रोटो जहां पे भी वर्ड आ जाए उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फाइनल से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है दैट इज प्रोटो। प्रोटोटाइप जब हम बनाते हैं किसी भी चीज का, प्रोटोटाइप क्या है कि फाइनल जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, दैट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोजोआ आपने पढ़ा होगा, है ना, क्या प्रोटोन आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, जो फाइनल से जस्ट पहले की जो स्टेज है दैट इज प्रोटो, किसी भी जगह पे आप देखोगे। ठीक है, तो प्रोटो स्टार है, तो यानी कि यहां से अब जो एक स्टार बनेगा वो बनने वाला है। ठीक है, अब ये स्टार अलग अलग साइज का हो सकता है। ठीक है, अलग अलग साइज का हो सकता है। अगर ये स्मॉल या मीडियम है, इफ दिस स्टार इज ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज, तो अगली स्टेज जो इसकी आएगी दैट विल बी रेड जायंट। रेड जायंट। और अगर ये बहुत बड़ा स्टार है तो अगली स्टेज क्या आएगी, सुपर जायंट। अगर ये बहुत बड़ा स्टार है तो सुपर रेड सुपर जायंट ही बन जाएगा। सुपर जायंट या रेड सुपर जायंट लिख लो इसको। ठीक है, रेड जायंट फर्दर जाएगा तो अब ये कहीं ना कहीं अपने मतलब फुल यूथ में वो यहां पर है, उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो डिक्लाइन में सबसे पहले रेड जायंट बनेगा। रेड जायंट अगले स्टेज में बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, WARF, है ना, व्हाइट ड्वार्फ। और फिर फर्दर इसकी लाइट वाइट सब गायब हो जाएगी और इट विल बी ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल बेसिकली जो बड़े स्टार्स होते हैं उनसे बनता है। छोटे स्टार में इतनी पावर नहीं होती, इतना ग्रेविटेशन पुल नहीं होता कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सके, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, इसकी बात करोगे सुपर जायंट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सुपरनोवा। सुपरनोवा। ठीक है, और सुपरनोवा के बाद या तो ये न्यूरॉन स्टार बन जाएगा या फिर इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल, या फिर इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है हमारे स्टार की, ये होती है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल में हमारे जो स्टार हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले नेबुलर स्टार बनता है, गैस एंड जो डस्ट है उसका क्लाउड होता है।
उसके बाद प्रोटोस्टार बनेगा, फिर मेन जो स्टार बनता है वो बनेगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज तो उसका डिक्लाइन जो है किस तरीके से होगा, अगर स्मॉल और मीडियम साइज का है तो रेड जायंट बनेगा, और बहुत बड़ा साइज का है तो सुपर जायंट बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, और ये जाएंगे तो सुपरनोवा के बाद आपको न्यूरॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल। ब्लैक होल के लिए बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल चाहिए। कहाँ पर? मतलब ये रेड जायंट है, पूरा एक्सप्लोड होकर के बेसिकली उसमें हो जाता है। एक्सप्लोजन में जरूरी नहीं है कि वो मतलब एक्सपेंड ही करे, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये रहता है, ठीक है। तो ये आएगा, जैसे कई बार पुराने उसमें दिखाते हैं ना, गायब होता था वो, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होकर वो लाइट सी आती है, वो एक्सप्लोड ही तो, ठीक है ना, वहां से गायब हो गया। तो ये एक्सप्लोजन होकर के कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यही रहेगा आज। कल फिर सोलर सिस्टम से शुरू करेंगे।